हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर हम लोग सीटीपी की श्रृंखला लेकर आए हैं 30 क्वेश्चनों की, जो कि इस तरीके से आपका मॉक टेस्ट रहेगा। तो जो इसमें 30 क्वेश्चन है, आप देखिए कहाँ मतलब कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अपने आप को देखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय की समय तालिका का निर्माण होना क्यों आवश्यक प्रतीत होता है? जो आपके विद्यालय है उसकी समय सीमा का निर्माण होना क्यों आवश्यक है? तो इससे विद्यालय कार्यक्रम का उपयुक्त विभाजन संभव है, यह पाठ्यक्रम पूरा करने में मदद करता है, इससे छात्रों को पढ़ने में मन लगता है, यह शिक्षण को सरल बनाता है। क्या मतलब तालिका, विद्यालय की समय तालिका, समय सारणी क्या होगी? इससे विद्यालय के का मतलब कार्यक्रम को डिवाइड कर देना, इस समय ये करना है, इस समय वो काम करना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा। एक शिक्षक के रूप में आप यह क्यों आवश्यक मानते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को प्यार करना चाहिए? तो कह रहा मतलब छात्रों को क्यों प्यार करना चाहिए शिक्षक के द्वारा? तो ऑप्शन है, जिससे छात्र उसे प्यार कर सकें, जिससे विद्यालय में शांति रहे, जिससे अध्यापक एवं छात्रों में मधुर संबंध बने रहें। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे अध्यापक एवं छात्र लड़ेंगे नहीं, इससे छात्र एवं अध्यापक के बीच एक मधुर संबंध बनेंगे, एक अच्छा तालमेल बैठेगा। आप छात्रों के लिए खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना क्यों आवश्यक समझते हैं? मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, तो आप क्यों ये मानते हैं कि छात्रों को खेल कूद में सहभागिता लेनी चाहिए, मतलब भाग लेना चाहिए? इससे वह अपनी सृजनात्मकता क्षमता का विकास कर सकेंगे, इससे उनमें उचित संवेगों का विकास होगा, यह क्रियाएं छात्रों को शारीरिक उचित ढंग से कर सकेंगी। तो बिल्कुल सारे ही तीन हमारे विकल्प सही, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता का भी विकास होगा, संवेगों का भी होगा और शारीरिक विकास उचित ढंग से होगा। आप जिस विद्यालय में कार्य करना चाहते हैं उसमें सुधार लाने हेतु आप वरीयता क्रम में किस पर ध्यान देंगे? मतलब सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देंगे? विद्यालय का वातावरण सुधारेंगे, विद्यालय भवन को सुसज्जित करेंगे, अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे, छात्रों के व्यवहार को उचित दिशा में देंगे। तो सबसे पहले विद्यालय में सुधार लाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप अध्यापकों के पढ़ाने पर ध्यान देंगे। ठीक है ना, विद्यालय के पढ़ाने, तो शिक्षक हैं वो किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हमारी वही प्राथमिकता रहेगी, उसके बाद हम कुछ करेंगे। शिक्षक को अपने कार्य में दक्ष होने के लिए अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना, छात्रों से दोस्ती करना, छात्रों को नोट्स लिखाना, उपयुक्त सभी। तो मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, आपको अपने कार्य में दक्ष होने के लिए क्या करना होगा? अपने विषय संबंधी नवीन पुस्तकों का अध्ययन करना, जो हमारी नई नई पुस्तकें आ रही हैं उनका अध्ययन करना, तो आप सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे, तो आप उस विषय में आप दक्षता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक को अच्छे शिक्षण हेतु निम्न में से क्या प्रोत्साहन देना उचित है? शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा? शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्न में से क्या प्रोत्साहन देना उचित होगा? उनको विशेष पारितोषिक देना, उनका नाम समाचार पत्रों में देना, उनकी प्रशंसा करना, उनके वेतन में वृद्धि करना। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी, शिक्षकों की प्रशंसा करना। प्राथमिक शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के बाद आप क्या करना पसंद करेंगे? घर के पास विद्यालय में शिक्षक बनना, सरकारी विद्यालय में नौकरी करना, अंग्रेजी विद्यालय में नौकरी करना, किसी विद्यालय में शिक्षण करना। तो किसी भी विद्यालय में शिक्षण करना हमें ज़्यादा पसंद रहेगा।
आप अध्यापक के व्यवसाय में किस कारण से आए हैं? मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो आप किस कारण से व्यवसाय में आए हैं? तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? आपके अभिभावक यही चाहते थे, आपको कोई व्यवसाय मिल नहीं पाया, आपकी इस व्यवसाय में रुचि थी, आप अपने मित्र के कहने पर इसमें चले आए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपकी इसमें रुचि थी, तभी तो हम लोग इस विषय में आए हैं ना, शिक्षक बनने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे? जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सकें, जिसमें आपको ख्याति मिल सके, जिसमें आपको शांति मिल सके, जिसमें आपको खूब कम घूमने को मिले। तो आप किस में पसंद करना करेंगे? जिसमें आप किस प्रकार के व्यवसाय में जाना पसंद करेंगे, मतलब जिसमें आप बहुत अधिक धन जमा कर सकें, आपको ख्याति मिले, जिसमें आपको शांति मिले। ठीक है ना? आज के समय में लोग शांति ज़्यादा ढूंढते हैं ना, शांति मिल सके। आपकी राय में विश्वविद्यालय स्तर के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति का दायित्व किस पर होना चाहिए? विश्वविद्यालय के कुलपति पर, सरकार पर, रजिस्ट्रार पर, या एक विशेष आयोग पर? तो किस पर होना चाहिए? एक विशेष आयोग बनाना चाहिए इसके लिए। किसके लिए? शिक्षक भर्ती के लिए। आज के छात्र में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है। आप अपने छात्रों में स्वाध्याय की आदत को कैसे विकसित करेंगे? मतलब अपने आप अध्ययन करें, इसलिए आप उसकी कैसी आदत विकसित करेंगे? उनको अपना उदाहरण देंगे, स्वास्थ्य के लाभ उन्हें बताएंगे। या स्वास्थ्य कैसे आ गया भाई? पुस्तकालय में उन्हें अनिवार्य रूप से बैठने को कहेंगे, उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना? ऑप्शन डी देखिए, उनके लिए अच्छा सा साहित्य उपलब्ध कराएंगे। साहित्य में बच्चे का मन लगता है, बच्चे का मन लगता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके विचार से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? मतलब छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान क्यों कराना चाहिए? इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेंगे। छात्रों को यदि उपाय की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। इससे विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद वातावरण रहेगा। आपके विचार से छात्रों को कि प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान क्यों कराना चाहिए? छात्रों को क्यों कराना चाहिए? तो ऑप्शन भी जाएगा, यह छात्रों की उपाय की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। ऑप्शन कुछ गड़बड़ लग रहा है ये। छात्रों को यदि उपाय की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। इसके ज्ञान से छात्र स्वयं को स्वस्थ रह सकेगा, यही बात सही है। इससे विद्यालय में स्वास्थ्यप्रद वातावरण रहेगा, यही बात सही है। इसके ज्ञान से अध्यापक स्वयं को स्वस्थ रख सकेगा। छात्रों को यदि उपाय की आवश्यकता पड़ेगी तो अध्यापक मदद दे सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक अध्यापक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है। उसका शिक्षण छात्रों के मस्तिष्क में किस सीमा तक स्थिर रह पाया है? इसके निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? मतलब शिक्षक एक शिक्षण कार्य करता है, उसके बाद देखता है कि उसका जो उसने सिखाया है वो कब तक उसके मस्तिष्क में छात्र के रह पाया है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? छात्रों को प्रतिदिन गृह कार्य करने को दिया जाए, प्रति सप्ताह छात्रों को लिखित परीक्षण लिया जाए, छात्रों को पढ़ाने के बाद प्रतिदिन 5 मिनट का छात्रों का परीक्षण लिया जाए, पढ़ाते समय बीच बीच में अध्यापक प्रश्न करता जाए। तो ऑप्शन डी सबसे बेस्ट है। जैसे हमने कोई बीच में पढ़ाया, तुरंत प्रश्न कर लिया जाए, तो उसमें अच्छी जो सोच विकसित होगी छात्र में। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए? विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को करना चाहिए प्रोजेक्ट विधि। ठीक है ना? साइंस पढ़ाते समय। अध्यापक को छात्र को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न करें? मान लीजिए आप अध्यापक हैं, तो आप छात्रों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे
कि बच्चे उससे प्रश्न करें। जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करें। तो अध्यापक को बच्चे को प्रश्न पूछने नहीं देना चाहिए। उसे कुछ ही छात्रों को प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। कभी कभी छात्रों को अनुमति दे देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए देखिए, जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं उन्हें और प्रोत्साहित करें शिक्षक कि आप प्रश्न पूछिए, तो बच्चे और प्रश्न पूछ सकेंगे। अंदर से उनके अंदर से डर निकलेगा शिक्षक के प्रति और वो अपने क्वेश्चन सामने लेकर आएंगे। आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? मतलब क्या आप समझते हैं कि अध्यापक अपने छात्रों को उनके नाम से पुकार रहे? इसके लिए क्या है मतलब? इससे अध्यापक एवं छात्रों में समीपता स्थापित होगी। ठीक है। ऑप्शन ए, जब छात्र, जैसे आप क्लास में हैं, आपने किसी बच्चे का नाम लिया रोहन, तो इससे छात्र और आपके बीच में एक समीपता आएगी, मतलब नज़दीक आएंगे, मतलब आचार आदान प्रदान करेंगे विचार। यह ऑप्शन बी देखिए, यह बेहद ही मानता हूँ गलत। इससे अध्यापक का बच्चों में स्थान बनेगा। ये कोई बात नहीं है, इससे बच्चे को पढ़ने में मन लगाएंगे नहीं। ऑप्शन ए सबसे बेस्ट है। पढ़ाते समय आप पढ़ाते समय बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो आप उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? आप उन्हें डांट कर बैठा देंगे? गलत। उन्हीं छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे जो पढ़ने में होशियार हैं। ये कोई बात नहीं है। आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ठीक है, सभी छात्रों को अनुमति देंगे। लास्ट पढ़ लेते हैं। आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ में संबंधित हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी सही है, दोनों सी वाला भी सही है और डी भी सही है। लेकिन सबसे बेस्ट देखिए क्या है, आप सभी छात्रों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, अनुमति सभी छात्रों को देंगे। लेकिन उनमें से कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो कुछ बिना फालतू क्वेश्चन भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन डी देखिए, आप उन सभी प्रश्नों को स्वीकार कर लेंगे जो पाठ से संबंधित है। तो ऑप्शन डी। आप छात्रों को पढ़ा रहे हैं एवं छात्र आपस में बात कर रहे हैं तथा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लेंगे? आप सोचेंगे कि आज के बच्चे का पढ़ने में रुचि समाप्त होती जा रही है। नहीं, गलत है ना। आप सोचेंगे कि कहीं बच्चों को पढ़ाने में तो गलती नहीं, जो रुचि नहीं ले रहे हैं, मतलब जो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपकी कुछ कमी तो नहीं रहेगी, तो आप ये चेक करेंगे। आप कक्षा छोड़कर बाहर आ जाएंगे। आप छात्रों की शिकायत प्राचार्य से करेंगे। ये गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी देखिए, कहीं आप जो पढ़ा रहे हैं उसका मेथड तो नहीं गलत है, तो आप इस पर जाँच करेंगे। शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? शिक्षकों को सतत शिक्षा से क्या लाभ होता है? इससे अध्यापक में आत्मविश्वास आता है। अध्यापक नवीनतम ज्ञान को समझने में समर्थ होता है। अध्यापक को व्यावसायिक प्रोन्नति मिल जाती है। यह अध्यापक को एक अच्छा शिक्षक बनाती है। तो ऑप्शन बी देखिए, सतत विकास। अध्यापक में नवीन ज्ञान को समझने में रुचि या समर्थ होता है। इससे किससे? सतत विकास के लाभ से। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार किसे सौंपना चाहिए? प्रौढ़ शिक्षा किसे देनी चाहिए? अधिकार मतलब किसको होना चाहिए? तो ऑप्शन डी देखिए, सरकारी व निजी दोनों को होना चाहिए, दोनों तंत्र को होना चाहिए, संस्थाओं को। अध्यापकों की प्रोन्नति का आधार क्या होना चाहिए? अध्यापकों की प्रोन्नति का आधार क्या होना चाहिए? नौकरी की अवधि, प्राचार्य की इच्छा, छात्रों के मध्य उसका स्थान, उसकी पिछले वर्षों में शैक्षिक अभिवृद्धि। तो ऑप्शन डी, मतलब आप शिक्षक को प्रोन्नति तभी करें उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख लें, पिछला रिकॉर्ड देख लें, किस हिसाब से उन्हें बच्चों को डील किया है, तो इस हिसाब से उसकी वृद्धि करना सही उचित रहेगा। छात्रों को उनके अनुचित व्यवहार के लिए कैसे रोका जाना चाहिए? दंड देकर, उन्हें समझाकर, उन्हें विद्यालय में निष्कासित करके, या उन्हें अपमानित करके? सारे निगेटिव हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी देखिए, उन्हें समझाकर। बच्चों को हम समझाएंगे अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यह विद्यालय को सुचारू रूप ढंग से चलाता है। यह विद्यालय को सुचारू ढंग से चलाता है।
यह शिक्षण कार्य को रोचक बनाता है। यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। यह शिक्षक को छात्रों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। क्या? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या करता है? यह अध्यापक एवं छात्र को कार्य करने की दिशा प्रदान करता है। एक पाठ्यक्रम होगा, उसी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षक पढ़ाएगा और छात्र पढ़ेगा, तो मतलब दिशा प्रदान करता है। अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए नौकरी किस प्रकार की हो? इसके लिए नौकरी किस प्रकार की हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान हो सके, इसके लिए उसकी नौकरी किस प्रकार की हो? 1 वर्ष के लिए, जब तक वह रिटायर ना हो उसके लिए, 5 वर्ष के ठेके पर या 10 वर्ष के लिए। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब जो शिक्षक अच्छा कार्य करेंगे उन्हीं को आगे रखा जाएगा, बाकी 5 वर्ष के लिए ठेके पर। जैसे अभी अग्निवीर चली है हमारी। नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में आप अपने छात्रों के अंदर पुस्तकालय अध्ययन की रुचि कैसे विकसित कर सकेंगे? मतलब पुस्तकालय अध्ययन की कैसे रुचि विकसित करेंगे? समय चक्र में एक क्लास अनिवार्य रूप से पुस्तकालय अध्ययन हेतु निर्धारित किया जाए। मतलब एक क्लास आप निर्धारित कर देंगे। जो छात्र पुस्तकालय में पढ़ने जाते हैं उन्हें अतिरिक्त अंक दें? नहीं। पुस्तकों के महत्व पर भाषण देकर छात्रों के साथ स्वयं पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करना। ऑप्शन डी। छात्र अगर रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को चाहिए कि उनके साथ जाएं, पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करें, जिससे छात्र भी रुचि लेने लगेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? सद्गुणों का विकास कैसे कर सकते हैं? अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। सद्गुणों की आवश्यकता महत्व पर भाषण देकर, सद्गुणी छात्रों को पुरस्कार करके, दुर्गुणों से परिपूर्ण छात्रों को दंड देकर। तो ऑप्शन ए देखिए, अध्यापक का व्यवहार सद्गुणों पर आधारित है। मतलब अगर छात्र शिक्षक कर रहा है तो छात्र भी करेगा। मतलब एक कहने तात्पर्य है कि शिक्षक को अच्छे व्यवहार का परिचय देना चाहिए, तो इससे छात्रों में भी अच्छे विकास सद्गुण उत्पन्न होंगे। आपको एक ही वेतन के निम्नलिखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय का चयन करना कहा जाए तो आप किसका चयन करेंगे? मतलब एक ही वेतन का है, सब में एक ही वेतन है, तो आप किसका चयन करेंगे? तो ज़्यादातर लोग अध्यापक करेंगे। ये एक वैसा क्वेश्चन है, इसका कोई औचित्य नहीं है, तो इसे छोड़ते हैं। आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? अपने शिक्षण को प्रभावशाली से एक शिक्षक क्यों बनाना चाहेगा? जिससे बच्चे आपकी प्रशंसा करें, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें, जिससे आप समाज में प्रतिष्ठा पा सकें, आप बच्चों को अनुशासन रख सकें। तो ऑप्शन बी देखिए, जिससे आप अपने व्यवसाय के प्रति न्याय कर सकें। अपने आप शिक्षण सुधारेंगे तो आप एक तरीके से अपने आप ही कुछ न्याय करेंगे, अपने आप को थोड़ा सुधारेंगे अपने आप में। आपको पाठ्यक्रम निर्माण में रखा जाता है। मान लीजिए एक समिति बनाई गई है, उसमें आपको रखा जाता है पाठ्यक्रम निर्माण में। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगे? पाठ्यक्रम खूब कठिन हो, गलत। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूरी करे, पाठ्यक्रम को सरल बनाएंगे, पाठ्यक्रम को निश्चित नहीं हो, ऐसा कोई नहीं है। तो आप देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसके हिसाब से बनाएंगे हम, जैसे जिस लेवल का उस लेवल के हिसाब से बनाएंगे, ना कि हम कठिन सरल ऐसा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। आज की शिक्षा के समय आज की शिक्षा के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हैं। आपके ऊपर यदि इन समस्याओं को समाधान के लिए कहा जाए तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो शिक्षाओं की समस्या के लिए आप कहाँ से शुरू करेंगे? तो हम किसी भी भाई, जब हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो हम प्राथमिक स्तर से ही शुरू करेंगे ना। अब शिक्षा में जो दोष हैं, कमियां हैं, उनको समस्याएं हैं, कहाँ प्राथमिक स्तर से
प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन रहे जो कि आपके CDP के थे। तो इस क्लास को देखिए, लोगों में शेयर करिए और हमारा साथ ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप देखिए भी कमला, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। तो आप लोग देखिए। धन्यवाद।